पैसा कितना मुश्किल है कमाना? इसका एक जवाब देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसका जवाब अलग हो सकता है एज कम्पेयर टू उस इंसान से जो अभी भी पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसल के हिसाब से पैसा कमाना कोई हार्ड साइंस नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका पैसों के साथ बिहेवियर कैसा है, ना कि आप पैसा कमाने के बारे में कितना जानते हैं। और ये स्किल सीखने के लिए आपको कॉलेज डिग्री, किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग, बैकग्राउंड या फॉर्मल एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में एनिमेशन के ज़रिए हम ऐसे ही 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इससे आपके गोल्स को अचीव करने की जर्नी और भी आसान हो जाती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पॉइंट नंबर 1, सेट रियलिस्टिक गोल्स। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्किल है अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना। एक टाइम के बाद हर कोई पैसे कमाने लगता है, पर दिक्कत तब आती है जब हम पैसों के साथ साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस और खर्चे दोनों को ही बढ़ा देते हैं। थोड़ी सी कमाई बढ़ती नहीं कि हम पैसों को खर्च करने के नए रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है हम पैसों को कंज्यूम नहीं करते, पैसा हमें कंज्यूम करने लगता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर फुटबॉल खेलते समय आप गोल करने वाले हैं और गोल की दूरी 10 मीटर है, पर जैसे ही आप गोल करने पहुंचते हैं तो गोल की दूरी बढ़कर 20 मीटर हो जाती है। अगर गोल करने की दूरी बढ़ती जाएगी तो आप कभी भी गोल नहीं कर पाएंगे। एंड थैंक्स टू मॉडर्न कैपिटलिज्म कि हम सोशल कंपैरिजन और नंबर्स के गेम में फंस जाते हैं जिसका कोई एंड नहीं है। हमारे अंदर सेंस ऑफ इनफ की कमी है, यानी हमें रुकना कब है इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। एक बारी में आप कितना खाना खा सकते हैं इसे पता करने के 2 तरीके हैं। या तो पेट भरने पर ही रुक जाओ, या तो तब तक खाते रहो जब तक आपके पेट में दर्द नहीं होने लगता। बट ये आप भी जानते हैं, असली मजा पेट भर के खाने में है, तबीयत खराब करने में नहीं। सो बेटर यही है कि आप दूसरों के फाइनेंशियल गोल्स को बीट करने के बजाय अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में फोकस करें। पॉइंट नंबर 2, टाइमिंग इज एवरीथिंग। वॉरेन बफेट पर 2000 से भी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने। चलिए इमेजिन करिए, अगर वो बचपन से ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते, दूसरों की तरह ही 20 साल तक पैसे खर्च करते, 30 साल के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करते और 60 साल की उम्र में रिटायर होते, तो आज उनकी नेटवर्थ कितनी होती? उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए होती। पर क्या आप जानते हैं, जब ये वीडियो बनाई गई तब वॉरेन बफेट की नेटवर्थ थी 9,40,550 करोड़ रुपए। जब वो 60 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ थी 31,187 करोड़ रुपए। इस अमाउंट में डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने 60 साल की उम्र के बाद ही कमाया है, जिस उम्र में यूजुअली लोग रिटायर हो जाते हैं। अगर इन्वेस्टिंग उनकी बेस्ट डिश है तो उनकी डिश का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है टाइमिंग। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई सही टाइम है तो वो अभी है। पॉइंट नंबर 3, बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। यूएस की एक इन्वेस्टमेंट फर्म कोरिलेशन वेंचर्स ने अपनी कंपनी के 10 साल की रिपोर्ट को शेयर किया। 2004 से लेकर 2013 तक इस फर्म ने 21,000 से भी ज्यादा कंपनीज और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था। बट उनमें से पैसे कितनी कंपनीज ने कमा कर दिए, आइए इस चार्ट के जरिए समझते हैं। इन्वेस्टेड कंपनीज में से 64.8% ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने कुछ भी पैसा कमा कर नहीं दिया, विच मीन्स टोटल लॉस। 25.3% इन्वेस्टेड कंपनीज में से 5 गुना प्रॉफिट मिला। 6% कंपनीज में से 5 से 10 गुना तक का प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 0.4% ही ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का 50 गुना प्रॉफिट दिया। मतलब 21,000 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बाद भी सिर्फ 80 कंपनीज ने ही मेजर प्रॉफिट कमा कर दिया। पीटर लिंच, जो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, इफ यू आर टेरिफिक इन दिस बिजनेस यू आर राइट 6 टाइम्स आउट ऑफ 10। कोई भी चाहे कितना ही अच्छा इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर क्यों न हो, हर वक्त उनके डिसीजंस सही नहीं होते। पॉइंट नंबर 4, फाइट फॉर फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे। रीजन सिंपल था, इन्वेस्टमेंट बैंकर सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और मॉर्गन को लगता था वो अपने इस गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। उनकी मेहनत से उन्हें लॉस एंजलिस की एक इन्वेस्टमेंट बैंक में 4 महीने की इंटर्नशिप मिली। जॉब के पहले दिन पर मॉर्गन को रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। जॉब अच्छी थी, पैसे भी अच्छे थे, पर 1 महीने से ज़्यादा वो उस इंटर्नशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि पैसे तो उन्हें मिल रहे थे
पर उनका हर एक सेकंड बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करने में जाता था। आपको जो काम करना पसंद है पर उस काम को अपने हिसाब से अपने वक्त पर नहीं कर सकते और उसे कोई और कंट्रोल करता है तो आपको उस काम से भी नफरत होने लगती है। इस फीलिंग का एक नाम भी है जिसे साइकोलॉजिस्ट रिएक्टेंस कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, वाई सेव मनी। 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसे बचाते हैं, दूसरे जिन्हें लगता है कि वो पैसे बचा नहीं सकते, तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। ये 5वां पॉइंट बाकी के 2 तरह के लोगों के लिए है। मान लेते हैं आपको और मुझे आज के वक्त में कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत ही ख़राब हैं। सिर्फ 8% एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं जबकि आपको मिलते हैं 12% के रिटर्न्स। बट अगर मैं फालतू पैसे खर्च नहीं करता और आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो आने वाले 5 सालों में मेरी नेटवर्थ आपके नेटवर्थ से ज़्यादा होगी। अगर मैं हर महीने 80,000 कमाकर 40,000 सेव करता हूँ पर आप 2 लाख कमाकर भी 20,000 सेव नहीं कर पाते तो मैं एक खराब इन्वेस्टर होके भी कुछ सालों में आपसे आगे निकल जाऊंगा, फिर भले ही मेरा ROI आपसे कम क्यों न हो। पॉइंट नंबर 6, डोंट बी ग्रीडी। एक स्टडी के मुताबिक 40% ऑफ अमेरिकन्स के पास $400 के इमरजेंसी फंड्स भी अवेलेबल नहीं हैं और कई लोग $412 हर साल खर्च करते हैं लॉटरी टिकट्स पर, जहां लाखों लोगों में से किसी एक की किस्मत बदल सकती है। ये सुन के हमें लग सकता है कि सिर्फ जो गरीबी में जी रहा है वही इस तरह की फाइनेंशियल मिस्टेक कर सकता है, जबकि ये बात गलत है क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। उसमें कोई अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि रिचर्ड फस्कून जिन्होंने MBA किया था और मैरिल लिंच की कंपनी में वे टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक थे। 40 की उम्र में रिटायरमेंट ले चुके थे बट उन्होंने MBA होकर भी एक ऐसी गलती की जिससे हमें भी सीखना चाहिए। मिड 2000 में उन्होंने भारी लोन लेकर एक घर लिया था जिसकी एरिया थी 18,000 स्क्वायर फीट। एमिनिटीज इतनी सारी जिसे मेंटेन करने के लिए उन्हें 40 लाख रुपए हर महीने खर्च करने पड़ते थे। फिर आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जिससे उन्हें काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। इसमें उन्होंने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। अपने सारे लोन्स को चुकाने के लिए उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को आधे दाम पर ऑक्शन में बेचना पड़ा। स्टॉक मार्केट हो या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिंग हो, अगर बिना रिसर्च के देखा देखी में और लालच करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका नुकसान होना पक्का है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।